हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने और कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैप्टर 1 अल इंडस्ट्रीज का सेव। एक दिन सुबह मुंबई शहर की निसर्ग सोसाइटी के छोटे से घर के किचन में एक 45 साल की पर दिखने में काफी सुंदर औरत खाना पका रही थी। इनका नाम मीनाक्षी मेहरा है। दूसरी तरफ किचन के सामने लिविंग रूम में 48 साल का एक आदमी दिखने में प्रोफेशनल थे। वो लिविंग रूम में चेयर पे पैर चा के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। वहीं उनके पास के छोटे से टेबल के आसपास चेयर पे एक 20 साल का एक हैंडसम लड़का और दूसरी तरफ सामने एक 18 साल की सुंदर दुबली पतली सी लड़की, दोनों मिलके कैरम खेल रहे थे और खेलते खेलते एक दूसरे से जोर जोर से लड़ रहे थे। तभी उन दोनों की लड़ाई से परेशान राकेश जी उन दोनों को डांटते हुए कहते हैं, सोनू, क्रिश, क्या तुम दोनों चुप रहे कि नहीं खेल सकते? उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे की शिकायत करने लगते हैं और फिर से लड़ने लगते हैं। तभी किचन से गुस्से में निकलती हुई मीनाक्षी जी उन दोनों को डांटने लग जाती है और कहती है, तुम दोनों शांति से नहीं खेल सकते? छोटे बच्चे की तरह लड़ रहे हो दोनों। अगर अब तुम्हारी आवाज आई तो दोनों को इस बेलन से पिटाई कर दूंगी। तभी ऊपर सीढ़ियों से अपना दुपट्टा हवा में लहराते हुए एक खूबसूरत काली घनी आंखें, लंबे घने बाल, गोरी और पतली वाइन पिंक कलर की अनारकली ड्रेस पहने हुए एक 25 साल की लड़की नीचे आती है जिसका नाम नियति मेहरा है। और आते ही बैठे हुए महेश जी को पीछे से गले लग जाती है और गुड मॉर्निंग पापा कहकर मीनाक्षी जी के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ मम्मा, क्यों हाइपर हो रहे हो? आप जानती तो है इन दोनों को, छोड़ो ये सब, जस्ट चिल मम्मा। ये सुनकर मीनाक्षी जी हल्का सा मुस्कुराए और कहती है, चलो छोड़ो ये सब और नाश्ता कर लो। सब नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल के पास बैठ जाते हैं। तभी महेश जी नियति से पूछते हैं, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? नियति डॉक्टरी कर रही थी। नियति ने कहा, अच्छी चल रही है पापा, और हाँ माँ, आज कॉलेज में 2 लेक्चर अटेंड करने के बाद मेरी ड्यूटी है तो मुझे आते वक्त देर लग जाएगी। उद्धरण चिन्ह। महेश जी और मीनाक्षी जी ने कहा, हम ठीक है। उद्धरण चिन्ह। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सोनू और कृष्ण नियति को बाय डी कहेकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और नियति अपनी स्कूटी लेकर कॉलेज चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अल इंडस्ट्रीज नाम की बड़ी और 10 मंजिला आलीशान बिल्डिंग में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज यहां से वहां भाग रहे थे। तभी एक मेल एम्प्लॉय आकर सबसे कहता है, एज सर आने वाले हैं, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। एज सर यानी के अव्यांश लूथरा। तभी एक लड़की आकर घबराते हुए कहती है, आने वाले नहीं सर आ गए हैं, पता नहीं आज किसकी शाहमत आएगी। ये सुनते ही सब डरते हुए अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वही अल इंडस्ट्रीज बिल्डिंग के नीचे एक लंबी ब्लैक कलर की रॉयल मर्सिडीज का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक मस्क्यूलर एंड वेल मेंटेन्ड बॉडी, ब्राउन कलर की अट्रैक्टिव आंखें, ऊंचा लंबा कद और रूबाबदार पर्सनालिटी वाला एक 27 साल का लड़का बाहर निकलता है। तभी उसके आसपास बहुत सारे गार्ड आकर खड़े हो जाते हैं। इसका ऑरा इतना अट्रैक्टिव था कि लड़कियां तो लड़कियां पर लड़के भी देखते ही रह जाते थे। तभी उस लड़के के पास उसका पर्सनल असिस्टेंट कुणाल आता है और कहता है, अव्यांश सिर, आपका काम हो गया है, आपका कैबिन 8वें फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया है, जैसे आपने कहा था। इतना सुनकर बिना जवाब दिए अव्यांश अपने लंबे कदम लेकर वीआईपी लिफ्ट से सीधा 8वें फ्लोर की तरफ चला जाता है। ये देखकर कुणाल लंबी सांस छोड़ते हुए उसके पीछे चला जाता है। अव्यांश लूथरा एक जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव का इंसान था। अल इंडस्ट्रीज का मालिक, जिससे कंपनी में काम करने वाले सभी लोग उससे बहुत डरते थे। वहीं 8वें फ्लोर पे सेव के ऑफिस में एक बड़ी सी चेयर पे बैठकर अव्यांश कुछ फाइल्स पढ़ रहा था और उसके सामने 3 एम्प्लॉइज, एक लड़की और 2 लड़के जिसमें एक कुणाल था, सब उसके सामने खड़े थे और डर से कांप रहे थे और मन में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, फाइल में कुछ गड़बड़ी ना हो वरना आज से छोड़ेंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ संजीवनी मेडिकल कॉलेज के गार्डन में एक बेंच पर नियति और उसकी 2 दोस्त बैठी थी, एक श्रेया और प्रीति। नियति अपनी किताब पढ़ रही थी और उसकी दोनों दोस्त आपस में बातें कर रही थी। तभी कोई पीछे से अचानक आकर नियति की आंखों को अपने दोनों हाथों से ढक देता है। तभी नियति उसके हाथ को छूकर मुस्कुराते हुए कहती है, लकी राइट। तभी एक उसकी ही उम्र का लड़का उसके सामने आकर मुंह बनाकर कहता है, अरे यार, तू हर बार कैसे पहचान लेती है मुझे? तब प्रीति हंसते हुए कहती है, क्योंकि तू इडियट है। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और लकी मुंह बनाकर बेंच पर बैठ जाता है। तब नियति लकी को देखकर कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ छूकर पहचान लेती हूँ क्योंकि हमारे पूरे ग्रुप में सिर्फ तू ही हाथ में कड़ा पहनता है। तभी श्रेया पूछती है, बाकी वो 2 बंदर कहाँ हैं? आज आए नहीं है क्या?
लकी हंसते हुए बोला, तू नहीं सुधरेगी। विक्की और रुद्राज सीधे ड्यूटी पर हॉस्पिटल में ही मिलेंगे। ये सुनकर प्रीति बोली, वैसे भी लेक्चर के नाम से ही वो दोनों ऐसे भागते हैं जैसे कोई बंदूक लेके उनके पीछे पड़ा हो। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। तभी नियति कहती है, बस बस अब बहुत हो गया, हमें भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा वरना हम लेट हो जाएंगे, फिर मैम की डांट पड़ेगी वो अलग। फिर वो चारों कॉलेज से सीधा शहर के मशहूर हॉस्पिटल लाइफलाइन में अपनी ड्यूटी करने पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अल इंडस्ट्रीज के सीईओ ऑफिस में अव्यांश लैपटॉप पे अपना काम कर रहा होता है। तभी उसके मोबाइल पे किसका कॉल आता है। अव्यांश कॉल उठा के हेलो बोलता उससे पहले ही सामने से कुछ ऐसा कहा जाता है जो सुनकर अव्यांश के चेहरे पर घबराहट आ जाती है और वो अपना सारा काम छोड़कर तेजी गाड़ी लेकर कहीं निकल जाता है। चट्टू आंखों से आंखों का टकराना। अव्यांश की कार तेजी से हवा से बातें करते हुए लाइफलाइन हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। ये हॉस्पिटल भी अव्यांश लूथरा का ही था। उसके मोबाइल पे थोड़ी देर पहले उसकी छोटी बहन का कॉल आया था, तो उसने घबराते हुए इतना ही कहा था कि भाई मॉम बेहोश हो गई हैं, मैं उन्हें लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ, आप जल्दी से आ जाए। अव्यांश भागता हुआ लिफ्ट से सीधा वीआईपी वार्ड की तरफ जाता है जो हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पे था। ये हमेशा लूथरा परिवार के लिए ही इस्तेमाल होता है जहां पर सभी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध थी। थोड़ी ही देर में लिफ्ट से निकलकर अव्यांश सीधा वीआईपी वार्ड में चला जाता है। वीआईपी वार्ड के बेड पर एक 48 साल की एक औरत लेटी हुई थी जिनका नाम अंजलि लूथरा था, जिनके चेहरे से कमजोरी साफ झलक रही थी। कुछ डॉक्टर और नर्सेस उन्हें चेक कर रहे थे। उनके पास वाली चेयर पे एक 22 साल की एक लड़की अव्यांश की बहन क्रिया लूथरा बैठी थी जिसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी अव्यांश अंदर आता है। उसे देखते ही क्रिया दौड़ के आती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। तभी अव्यांश उसके सर पे हाथ फेरते हुए उसे चुप कराते हुए कहता है, माँ ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो, मैं हूं ना। फिर क्रिया उससे अलग हो जाती है और उसकी माँ की तरफ देखने लग जाती है। तभी अव्यांश डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर मिश्रा मेरी माँ की तबीयत कैसी है अब? उन्हें क्या हुआ था, ये बेहोश क्यों हो गई थी? डॉक्टर मिश्रा डोंट वरी, अब वो ठीक है, शायद ज्यादा टेंशन लेने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, इसी वजह से ये बेहोश हो गई थी, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, उन्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और इनके खाने पे भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत कमजोर लग रही है। डॉक्टर मिश्रा और हाँ आंटी, नो मोर टेंशन। ये सुनकर अंजलि जी मुस्कुराते हुए हमें गर्दन हिला देती है। डॉक्टर मिश्रा इतना कहकर वार्ड से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अव्यांश क्रिया के पास जाता है और कहता है, मेरे जाने के बाद घर पे कुछ हुआ था। इतना सुनते ही क्रिया डर से कांपने लग जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती। क्रिया को ऐसे देखकर अव्यांश अपनी मुट्ठी कस के बंद करता है और गुस्से में जोर से दीवार पर मुक्का मारता है और इस बार गुस्से में पूछता है, बताओ क्या हुआ था? अव्यांश के गुस्से को देखकर क्रिया कांप जाती है और घबराते हुए कहती है, हाँ पापा की वजह से। इतना बोल के वो चुप हो गई। इतना सुनते ही अव्यांश समझ गया था कि क्या हुआ होगा। फिर वो अपने आप को शांत करने के बाद अंजलि जी के पास जाता है और उनकी पास वाली चेयर पे बैठ जाता है और उनके हाथ को अपने हाथ में लेके हुए उनसे पूछता है कि माँ आपको अब कैसा लग रहा है? अंजलि जी, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ है मुझे, ज्यादा मत सोचो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्का सा चक्कर आ गया था। अव्यांश, हम ठीक है, अब आपको अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा, ठीक है? मैं बार बार आपको नहीं समझाऊंगा, अब आप कोई भी टेंशन नहीं लेगी, किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचेंगी, ठीक है? अंजलि जी प्यार से कहती है, हाँ बाबा ठीक है, बस नहीं लूंगी मैं कोई भी टेंशन। नाउ आर यू हैप्पी? ये सुनकर अव्यांश हल्का सा मुस्कुराता है और हाँ में सिर हिला देता है। अब आप आराम करिए, मैं शाम को मिलता हूँ आपसे, अपना ख्याल रखना, बाय मॉम। इतना कहेगा वो वहां से निकलकर लिफ्ट में चला जाता है। वही ग्राउंड फ्लोर पे नियति और उसके दोस्त सब अपना ड्यूटी लिस्ट चेक करके जा रहे थे। प्रीति, श्रेया, लकी, विक्की और रुद्र सब बातें करते हुए आगे चल रहे थे पर नियति अभी भी अपने मोबाइल में ड्यूटी लिस्ट चेक करते हुए चली जा रही थी। तभी लिफ्ट में से अव्यांश निकलता है और आगे चलते ही जा रहा था। तभी एक लड़की पीछे से आकर टकरा जाती है। वो और कोई नहीं नियति ही थी। नियति गिरने ही वाली थी, ये सोचकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है पर वो गिरती उसके पहले ही अव्यांश उसको कमर से पकड़ के गिरने से बचा लेता है। जब नियति अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें सीधा अव्यांश की आंखों से जा टकराती है। दो काली आंखें दो ब्राउन आंखों से जा मिलती हैं। थोड़ी देर तक दोनों ही एक दूसरे की आंखों में ही खो गए थे और नियति अव्यांश की बाहों में। तभी दोनों होश में आते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। नियति अव्यांश को सॉरी कहकर जाने के लिए मुड़ी पर तभी देखा कि उसका दुपट्टा अव्यांश की घड़ी में अटक गया है।
वो निकालने की कोशिश कर रही थी पर अव्यांश तो उसे ही देखे जा रहा था। वैसे तो अव्यांश को प्यार और लड़कियों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों पहली बार वो किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। वैसे भी अव्यांश के बिहेवियर के चलते लड़कियां उसके पास आने से भी डरती थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो नियति की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा था। दूसरी तरफ नियति को दुपट्टा निकालते हुए इतना अक्वर्ड लग रहा था। जैसे ही दुपट्टा निकला वो भागकर सॉरी सब बोल के वहां से चली गई। पर अव्यांश अभी भी उसे जाते हुए देख रहा था। अव्यांश बहुत ही जिद्दी और सनकी था, उसे जो चाहिए वो चाहिए ही, किसी भी कीमत और किसी भी हाल में। नियति को जाते देखकर अव्यांश मन में कुछ सोच रहा था कि तभी उसकी नजर अपने दोस्तों के साथ जाती हुई नियति के कंधों पे पड़ी जहां लकी ने अपना हाथ रखा था। पता नहीं क्यों पर ये देखते ही अव्यांश की आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी और उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बंद की थी जिसकी वजह से उसकी सारी नसें दिख रही थी। अव्यांश इतना गुस्सैल और जिद्दी था कि अगर किसी पे भी उसकी नज़र पड़ जाए या पहली नज़र में उसे जो पसंद आ जाए उस पे उसको किसकी और की नज़र भी बर्दाश्त नहीं थी, चाहे वो कोई चीज़ हो या इंसान। शायद नियति भी उसे पहली नज़र में पसंद आ गई थी, इसीलिए उसे इतना सारा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से एकदम डार्क हो गया था और उसी गुस्से में वो वहां से चला जाता है। क्या सच में अव्यांश को नियति पसंद आ गई थी? चौथी, रूहान मल्होत्रा से सगाई। वहां से गुस्से में तिलमिलाते हुए अव्यांश अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही अपने बड़े बड़े कदम भरते हुए अपने केबिन की तरफ चला जा रहा था, पर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अव्यांश को ऐसे जाते हुए देखकर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉयज की तरफ देखकर बोली, सको क्या हुआ है? आज ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं। पता नहीं आज इनका ये गुस्सा किसको भस्म करेगा। अव्यांश अपनी कैबिन में जाते ही अपना ब्लेजर उतार के साइड पर पड़े सोफे पे पटक देता है और सीधा जाके अपनी चेयर पे सिर टीका कर बैठ जाता है और आंखें बंद करके नियति के बारे ही में सोच रहा था कि तभी उसे अचानक से लकी का चेहरा और नियति के कंधे पर रखा हुआ उसका हाथ याद आता है। इतना याद आते ही उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हुई जा रही थी। तभी उसके पास के टेबल पर रखे ग्लास को उठाकर सीधा कैबिन की दीवार पे फेंक देता है और जोर से चिल्लाते के कहता है, हाउ डरे ही। इतना कहेकर उसके पास में पड़े छोटे से कॉफी टेबल को जोर से लात मारकर तोड़ देता है। पूरे कैबिन की हालत खराब हो गई थी, जगह जगह कांच के टुकड़े फैले हुए थे। अव्यांश कुछ और तोड़ फोड़ करता उससे पहले ही ये सब आवाजें सुनकर कुणाल कैबिन में आ जाता है और कैबिन की हालत देखकर समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। कुणाल को देखकर अव्यांश रुक जाता है और वापस अपनी चेयर पे बैठ जाता है। ये देखकर कुणाल एक लंबी सांस छोड़ते हुए आगे आता है और मन में ही सोचने लग जाता है, पता नहीं किसने सोते हुए शेर को जगा दिया है। उद्धरण चिन्ह। तभी अव्यांश उसे अपने पास बुलाता है और सामने की चेयर पर इशारा करते हुए कहता है, कुणाल यहां आकर बैठो। ये सुनते ही कुणाल घबराते हुए चेयर पे जाकर बैठ जाता है और डरते हुए पूछता है, जी सर बोलिए। तभी अव्यांश उसे कहता है, तुम अभी के अभी हमारे लाइफलाइन हॉस्पिटल में जाओ और नियति मेहरा नाम की लड़की का डेटा कलेक्ट करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे दो। सारी मतलब उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और प्रोफेशनल दोनों। कहाँ जाती है, किसके साथ रहती है, उसका पास्ट और प्रेजेंट, ये सब मुझे कल तक मेरे हाथ में चाहिए। नाउ लीव। इतना सुनते यस सर कहेकर कुणाल वहां से चला जाता है। लाइफलाइन हॉस्पिटल का एक रूल था कि वहां काम करने वाले सभी मेडिकल और नॉन मेडिकल पर्सन के पास इड होना बहुत जरूरी था। और हॉस्पिटल में अव्यांश ने नियति के हाथ में उसका इड देख लिया था। वहीं दूसरी तरफ नियति अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। तभी उसके रूम में सोनू आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। ये देखकर नियति बोली, तुम यहाँ? सोनू, क्यों, मैं अपनी दी के कमरे में नहीं आ सकती? नियति मुस्कुराते हुए बोली, हाँ। ड्रामेबाज, हाँ आ सकती है। और ये सुनकर दोनों हंसते हुए अपनी बातों में लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद सोनू अपने सिर पे हाथ मारते हुए बोली, अरे दी मैं तो भूल ही गई। नियति, क्या क्या भूल गई तू? सोनू बोली, हाँ दी मैं वो आपको नीचे बुलाने के लिए यहाँ आई थी। मम्मा पापा आपको बुला रहे हैं, शायद उन्हें कोई जरूरी बात करनी है आपसे। ये सुनकर नियति बोली, जरूरी बात? मुझसे? उद्धरण चिन्ह। सोनू, हाँ आप आइए मैं चलती हूँ। नियति, ठीक है। ये कहेकर नियति भी उसके पीछे नीचे चली जाती है। नीचे लिविंग रूम में मीनाक्षी जी, महेश जी, कृष, सोनू सब बैठे हुए थे। तभी नियति भी नीचे जाकर महेश जी के पास जाकर बैठ जाती है और बोली, पापा सोनू बता रही थी कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। महेश जी, हाँ बेटा, वो मल्होत्रा जी याद है तुम्हें? नियति, हाँ विपुल अंकल याद है मुझे।
क्या हुआ उन्हें? महेश जी, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तुम उनके बेटे रूहान को तो जानती ही होंगी। नियति, जी पापा, वो अभी अभी कनाडा से वापस आया है ना। महेश जी, हाँ, तो बेटा हम और विपुल जी चाहते हैं कि तुम और रूहान एक बार मिल लो, क्योंकि हम तुम दोनों का रिश्ता करने के बारे में सोच रहे थे। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो। नियति, क्या? मम्मा, पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इतना सुनकर मीनाक्षी जी बोली, बेटा हमने तुमसे वादा किया था कि जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हारी शादी की बात नहीं करेंगे, पर अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने वाली है तो हम चाहते हैं कि तुम अभी सिर्फ सगाई कर लो। अभी हम तुम्हें शादी के लिए जबरदस्ती नहीं करेंगे। जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए तब शांति से शादी के बारे में सोचेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम रूहान से एक बार मिलो। वैसे भी लड़का अच्छा है, बचपन से जानते हैं हम उसे। नियति अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा इज्जत और उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उनकी कोई भी बात टालती नहीं थी। उसके लिए उसके मम्मा पापा की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। तभी नियति बोली, क्या आप दोनों को रूहान पसंद है? मीनाक्षी जी और महेश जी, हाँ बेटा, बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। नियति बोली, तो ठीक है, आप सगाई की डेट फिक्स कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर वो अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी। तभी पीछे से महेश जी बोले, क्या सच तुम मिलना नहीं चाहती? नियति बोली, नहीं, आपको पसंद है तो फिर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। महेश जी बोले, पर वो रूहान तुमसे मिलना चाहता है। नियति बोली, ठीक है, तो फिर आप उन्हें कल घर पे बुला लेना। महेश जी बोले, ठीक है, मैं उससे बता दूंगा। नियति बोली, हाँ। नियति के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो वहां से सीधे अपने रूम में वापस चली गई। वहीं दूसरी तरफ अव्यांश भी अपने ऑफिस से निकलकर सीधा हॉस्पिटल से अपनी मॉम और क्रिया को लेकर लूथरा मैंशन की तरफ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी एक बड़े और आलिशान मैंशन के गेट पर रुकी। गेट की दूसरी तरफ बड़े अक्षरों में लूथरा मैंशन लिखा हुआ था। ये दिखने में एक बड़े से महल की तरह लग रहा था, जिसके आसपास बहुत सारे गार्ड खड़े हुए थे। उसमें से एक गार्ड दरवाजा खोलता है और गाड़ी सीधा मैंशन के अंदर चली जाती है। अव्यांश अंजलि जी का हाथ पकड़ के मैंशन के मेन गेट से अंदर आता है और क्रिया उन दोनों के पीछे थी। अंदर आते ही अव्यांश अपनी मां को हॉल के बड़े से सोफे पर बैठा देता है। वहीं उनके बगल में सोफे पर एक 72 साल की एक बूढ़ी दिखने वाली औरत, जिनका नाम जमुना लूथरा है। वो अंजलि जी को देखकर पूछती है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बहू? अंजलि जी बोली, ठीक हूं मां, हल्का सा चक्कर आ गया था बस। तभी एक तरफ किचन से एक 50 साल की, दिखने में काफी मॉडर्न और सुंदर औरत निकलती है और सीधे जाकर मीनाक्षी जी के गले लगाकर बोली, भाभी अब आपकी तबीयत कैसी है? आपने तो सबको डरा ही दिया था। ये मोनिका लूथरा थी, अव्यांश की चाची। अंजलि जी मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, ठीक हूं मैं अब। लूथरा मैंशन जितना बाहर से सुंदर था उससे भी ज्यादा सुंदर और आलिशान अंदर से भी था। मैंशन के अंदर बहुत सारे नौकर अपना अपना काम कर रहे थे। उसमें से एक नौकर अंजलि जी के पास एक ट्रे में जूस और एक बाउल में दलिया लेकर आता है और कहता है, मैडम ये छोटे बाबा ने कॉलेज जाने से पहले आपके लिए ये बनाने का बोलकर गए थे। वो बोल के गए थे कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, तो जैसे ही आप घर पे आए मैं ये बनाकर आपको दे दूं। ये सुनकर अंजलि जी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बोली, ठीक है। और वो अपना जूस पीने लग जाती हैं। कौन था ये छोटे बाबा? क्या नियति सच में रूहान से सगाई करेगी? चफोर मिसा यूओ की छोटे बाबा यानी कि आरुष लूथरा, अव्यांश का छोटा भाई, जो अपनी मां से बहुत ज्यादा प्यार करता है और तीनों बच्चों में आरुष अंजलि जी का सबसे चहेता है। वहीं दूसरी तरफ नियति अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी उसके कमरे में क्रिश आता है और नियति के पास वाली चेयर पे बैठते हुए बोला, दीदी क्या आप खुश हो इस रिश्ते से? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नियति बोली, हम मम्मा पापा बहुत खुश हैं। क्रिश बोला, मैंने पूछा आप खुश है या नहीं, ना कि मम्मा पापा की खुशी। तभी नियति नम आंखों से धीरे से बोली, तुम जानते हो मेरी खुशी मम्मा पापा की खुशी में है, अगर वो खुश तो मैं भी खुश। ये सुनकर क्रिश गुस्से में सुनाते हुए बोला, ओ सीरियसली डी, पर ये खुशी आपके चेहरे पर नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? नियति रोनी सी आवाज में बोली, ऐसा कुछ नहीं है, और नकली हंसी हंसते हुए बोली, सी आई एम वेरी हैप्पी। अब तुम जाओ, मुझे पढ़ने दो। ये सुनकर क्रिश गुस्से में वहां से उठकर चला गया और नियति अपने बेड पर जाकर मुंह को पिलो में छुपाकर रोने लग जाती है और ऐसे ही सो जाती है। और ऐसे ही ये रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह का वातावरण बहुत ज्यादा अच्छा था। सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी।
अलग अलग पक्षियों की मीठी सी आवाजें आ रही थी और वहीं नियति ये सब अपने कमरे की बालकनी में महसूस कर रही थी और कुछ सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ अव्यांश अपने कमरे के बगल वाले जिम में वर्कआउट कर रहा था। उसकी पूरी मस्क्यूलर बॉडी पसीने से भीगी हुई थी। तभी उसके मोबाइल पे किसी का कॉल आता है। कॉल कुणाल का था। अव्यांश ने कॉल उठाकर स्पीकर पर रखकर अपना वर्कआउट करते हुए बोला, बताओ एनी इन्फॉर्मेशन। तभी कॉल पे कुणाल बोला, सिर आपका काम हो गया है। मिस नियति की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है। उद्धरण चिन्ह। अव्यांश बोला, ठीक है, ईमेल कर दो मुझे और बाकी की इन्फॉर्मेशन। मैं ऑफिस आ रहा हूं, वही देख लूंगा। कुणाल, ठीक है सिर, और हाँ मैक्स को काम पे लगा दिया है। मैक्स, अव्यांश का राइट हैंड और एक खुफिया एजेंट। एक तरीके से उसका खबरी जो स्वभाव से बिल्कुल किसी माफिया की तरह, उसकी आंखों से एक परिंदा भी बच नहीं सकता था, जिसको अव्यांश ने नियति के पीछे लगाया था। अव्यांश, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ नियति आज कॉलेज नहीं गई थी क्योंकि महेश जी ने आज रूहान को नियति से मिलने के लिए घर पे बुलाया था। वहीं नियति अपने कमरे में बेड पे बैठकर कुछ पुरानी फोटो एल्बम देख रही थी। उस एल्बम में नियति और उसके दोस्तों की ग्रुप फोटोज थी। तभी नियति एक तस्वीर पर अपना हाथ फेरते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोली, ये कभी नहीं सुधरेगा, आज भी वैसा ही है। ये तस्वीर कॉलेज के फर्स्ट ईयर की थी जो नियति और लकी की थी, जिसमें वो दोनों एक दूसरे से मस्ती कर रहे थे। ये देखकर अचानक से नियति की आंखों से आंसू बहेकर गाल पर आ जाता है और देखते ही देखते वो पास्ट में चली जाती है, जहां नियति और लकी एक दूसरे को पहली बार कॉलेज की लाइब्रेरी में मिले थे। लकी पहले से ही खुशमिजाज और अपनी मस्ती में रहने वाला लड़का था। तब नियति लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर रो रही थी जो लकी ने देख लिया था। तभी वो उसके पास जाता है और उससे पूछते हुए बोला, हेलो मिस, आर यू ओके? क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। नियति, कौन हो तुम? कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ यहां से। लकी मस्ती करते हुए बोला, ओ कुछ नहीं हुआ तो इन प्यारी सी आंखों में आंसू भला क्यों? किसकी गुस्ताखी है ये? ऐसे ही अपनी ऐसी स्टूपिड बातें करने लगा जिसे सुनते सुनते थोड़ी ही देर में नियति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी से उस दिन के बाद वो और लकी बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। तब से जब भी नियति को जरूरत होती या जब भी वो सैड होती, वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। उसके सुख में दुख में हमेशा एक साए की तरह सपोर्ट करता था। और नियति भी उसे पढ़ाई में बहुत ज्यादा मदद करती थी और उसकी सारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देती थी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। ये सुनकर अपने आंसू साफ किए और एल्बम अलमारी में रखकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर मीनाक्षी जी थी। वो अंदर आकर नियति के सर पे हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर बोली, बेटा तैयार हो जाओ, रूहान किसी भी वक्त आता ही होगा और ऐसे तैयार होना कि तुम्हें देखते ही पसंद कर ले। ये सुनकर बनावटी हंसी हंसते हुए हाँ में सर हिला देती है और मीनाक्षी जी वहां से चली जाती हैं। फिर नियति तैयार होने लग जाती है। नियति ने आज रेड कलर की अनारकली ड्रेस पहनी थी और एक तरफ कंधे पे दुपट्टा था, कान में बड़े बड़े झुमके और बालों को खुला छोड़ दिया था। एक हाथ में घड़ी पहनी थी और पाँव में ब्लैक कलर की हील्स और माथे पे छोटी सी बिंदी। नियति तैयार होकर नीचे आ गई थी। आज नियति बिल्कुल एक एंजल के जैसे लग रही थी, जिसे कोई एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। तभी उनके घर की घंटी बजी, जिसे सुनकर महेश जी बोले, शायद रूहान आ गया। जाओ क्रिश, दरवाजा खोलो। क्रिश दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर रूहान था, जो दिखने में काफी डैशिंग और हैंडसम, जो अव्यांश से कम भी नहीं था। रूहान नमस्ते कहकर अंदर आता है और मुस्कुराते हुए मीनाक्षी जी और महेश जी के पांव छूता है और बाकी सबको हेलो बोलता है। महेश जी उसे सोफे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बैठने के लिए कहते हैं और फिर क्रिश, महेश जी और रूहान बातें करने लग जाते हैं। वहीं किचन में मीनाक्षी जी नाश्ता बना रही थी और नियति उनकी हेल्प कर रही थी। तभी सोनू भागते हुए आती है और मुस्कुराते हुए बोली, डी रूहान जीजू कितने हैंडसम लग रहे हैं, आपकी तो लॉटरी लग गई। तभी मीनाक्षी जी हंसते हुए उसके माथे पर चपेट मारते हुए बोली, पागल लड़की, अभी वो तेरे जीजू बने नहीं है, अभी सिर्फ देखने आए हैं। अगर उन्हें आज नियति पसंद आ जाए तो फिर जीजू बुलाना। ये सुनकर सोनू बोली, क्या माँ आप भी? डी को कौन मना कर सकता है, डी को देखते ही घायल हो जाएंगे। मीनाक्षी जी नियति के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ ये सही कहा तूने, मेरी बेटी किसी से कम है क्या? क्या रूहान को नियति पसंद आएगी? लकी की तस्वीर को देखकर नियति क्यों सैड हो गई थी? च5 वो मेरी जिद बन चुकी है। मीनाक्षी जी चाय के कप से भरी एक ट्रे नियति के हाथ में थमाकर उसे बाहर जाने के लिए कहती है। नियति बाहर जाती है, फिर रूहान और महेश जी को चाय देती है। रूहान तो नियति को देखकर जैसे पलके झपकाना ही भूल गया था।
वो एकटक नियति को देखे जा रहा था और देखते हुए चाय का कप उठा लेता है, पर नियति की पलकें अब भी नीचे झुकी हुई थी। तभी महेश जी नियति को अपने पास बैठने के लिए कहते हैं, तो नियति अपने पापा के पास जाकर बैठ जाती है, पर रूहान अब भी नियति को ही देखे जा रहा था। तभी सोनू और मीनाक्षी जी नाश्ते की प्लेट्स लेकर आती है और रूहान के आगे रखते हुए बोली, लो बेटा कुछ नाश्ता तो करो। रूहान मुस्कुराते हुए बोला, जी आंटी। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ अव्यांश तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल गया था। वो अपनी गाड़ी में पीछे बैठकर अपने टैब में नियति की इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा था जो सुबह कुणाल ने भेजी थी। उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स चेक कर रहा था और कुछ तस्वीरें भी देख रहा था। तभी एक तस्वीर को देखकर उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो गुस्से में उसकी मुट्ठी कसके बंद कर देता है। ये तस्वीर लकी और नियति की थी, जिसे देखकर वो अपना टैब गाड़ी में ही पटक देता है। थोड़ी ही देर में अव्यांश ऑफिस पहुंच जाता है और अपने कैबिन में जाकर चेयर पर बैठ जाता है, जहां मैक्स और कुणाल पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे और दोनों के चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिख रही थी। वो दोनों कभी अव्यांश को देखते तो कभी एक दूसरे को। ये देखकर अव्यांश बोला, क्या तुम दोनों एक दूसरे को ही देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? इरिटेट करना बंद करो और बताओ क्या हुआ है। ये सुनकर मैक्स बोला, अरे यार रुक जा, पहले अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ये सुनकर तो तेरा गुस्से का गुब्बारा फट ही जाएगा। पर पहले मुझे ये बता कि तू उस लड़की के बारे में जानना क्यों चाहता है, उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? तुझे तो लड़कियों से एलर्जी थी ना, आखिर तू करना क्या चाहता है उसके साथ? ये सुनकर अव्यांश बोला, तुझे तो पता ही है, जो मुझे पसंद आ जाए वो मुझे किसी भी हाल में मुझे चाहिए। अव्यांश लूथरा नाम है मेरा, और ये लड़की तो मुझे मेरी पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, तो फिर इसे कैसे जाने दूं? और अब तो ये मेरी जिद बन चुकी है, जिसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब तो किसी भी हाल में मुझे ये चाहिए। ये सुनकर मैक्स और कुणाल तो शॉक ही हो जाते हैं। तभी मैक्स बोला, तू पागल हो गया है क्या? इंसान है वो, इंसान, खिलौना नहीं जिसे तू अपनी जिद पूरी करने के किए कुछ भी करे। फिर मैक्स गुस्से में आकर बोला, अब तो तू पूरा डेविल बन चुका है। ये सब इग्नोर करते हुए अव्यांश बोला, बताओ क्या बताने आए थे तुम दोनों? ये सुनकर मैक्स बोला, जिसे तू अपनी जिद बनाना चाहता है वो ऑलरेडी किसी और की होने जा रही है। मेरे सोर्सेस से पता चला है कि उसके मम्मी पापा ने उसके लिए एक लड़का पसंद किया है जो आज उसे मिलने गया है, और बहुत जल्द उनकी सगाई भी होने वाली है। ये सुनकर अव्यांश गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, कौन है वो जिसने मेरी चीज पर अपनी नजर डाली? उसकी इतनी हिम्मत? ये सुनते ही गुस्से में मैक्स बोला, बस बहुत हो गई तेरी जिद, और पहली बात की वो कोई चीज नहीं है, जीती जागती इंसान है। अव्यांश, आई डोंट केयर, बस मुझे वो चाहिए। मैक्स और अव्यांश एक दूसरे से लड़ रहे थे, वही दूसरी तरफ कुणाल तो उन दोनों को देखे ही जा रहा था। क्योंकि मैक्स और अव्यांश एक दूसरे के दोस्त थे, एक मैक्स ही था पूरे मुंबई में जो अव्यांश से पंगा लेने के बारे में सोच सकता था। पर कुणाल तो ये सोचकर ही डर से कांप रहा था कि जैसे ही मैक्स जाएगा उसका सारा गुस्सा अव्यांश उस पर ही उतरेगा। वहीं दूसरी तरफ महेश जी और मीनाक्षी जी नियति और रूहान को अकेले में बात करने के लिए भेजते हैं। थोड़ी देर बाद वो बात करके वापस आ जाते हैं। आते ही रूहान बोला, अंकल मुझे नियति पसंद है, आप और पापा मिलकर सगाई की डेट फिक्स कर सकते हैं। ये सुनकर महेश जी मुस्कुराते हुए बोले, क्या सच्ची? मीनाक्षी जी, अरे ओ मीनाक्षी जी मिठाई लेकर आइए। तभी मीनाक्षी जी मिठाई लेकर आती है और रूहान और नियति को खिला देती है और सबको भी खिलाती है। तभी सोनू रूहान से बोली, अब तो मैं आपको जीजू बुला सकती हूं ना? रूहान मुस्कुराते हुए बोला, जी जरूर, और फिर वहां से चला जाता है। नियति ये सब चुपचाप सिर नीचे करके देख और सुन रही थी, और रूहान के जाते ही वो भागकर अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर अपनी अलमारी खोलकर एक बॉक्स बाहर निकालकर बेड पे रखा। बॉक्स में बहुत सी अलग अलग चीजें और कुछ गिफ्ट्स और चॉकलेट के कागज थे। ये सारी चीजें उसे लकी ने दी थी। आज तक उसके हर बर्थडे पर लकी ने जो गिफ्ट्स दिए थे वो, और जब भी नियति सैड या नाराज होती थी तब लकी ने उसे मनाने के लिए जितने भी गिफ्ट्स और चॉकलेट दिए थे उसके कागज थे, जो नियति ने आज तक संभाल के रखे थे। ये सब देखते हुए नियति की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए ही बोली, अब तो ये सब चीजें रखने का हक भी नहीं रहा मेरे पास। ये बोलकर सारी चीजें वापस रखकर बॉक्स बंद करके अलमारी के ऊपर रख दिया। नियति के मन में पहले से ही लकी के लिए फीलिंग्स थी, वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर आज तक उसने कभी भी लकी को बताया नहीं था। उसने बहुत बार कोशिश की थी पर कभी बता नहीं पाई थी।
पर जब नियति को पता चला कि लकी तो ऑलरेडी किसी और लड़की से प्यार करता है, तब से उसने तय कर लिया था कि वो कभी भी उन दोनों के बीच नहीं आएगी। तब से उसने अपनी तरफ से गिव अप करने की पूरी कोशिश की थी, पर आज भी दिल के किसी कोने में लकी मौजूद था। शायद आज भी उसे भूलने में वो नाकामयाब रही थी। नियति का प्यार शायद एक तरफा था, इसलिए अधूरा रहना उसकी किस्मत में ही था। लकी उसकी बहुत केयर करता था, पर प्यार का पता नहीं था। शायद उसकी हद से ज्यादा केयर करने की वजह से ही नियति को उससे प्यार करने लगी थी। क्या लकी भी उससे प्यार करता था? क्या करना चाहता है अव्यांश नियति के साथ? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए बेपनाह प्यार का भाग 2 मेरे चैनल R2 नॉवल पर। थैंक्स।